हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में भारतीय संविधान का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक है, व्यवस्थापिका है। जैसे आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान के तीन प्रमुख आधार बताए जाते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जब ये तीनों अपने अपने क्षेत्र का काम निपटाते हैं, उसी से भारतीय संविधान सुचारू रूप से संचालित हो पाता है। ठीक है। और ये तीनों ही प्रमुख हिस्से जो हैं, ये तीनों किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं और ये तीनों अपने आप में स्वतंत्र हैं। चाहे भारत की वो विधायिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो। कहीं ना कहीं जो विधायिका और जो कार्यपालिका होती है, इनके काम एक ही टाइप का इन्हें काम करना होता है। एक वो कानून बनाती है और एक उस कानून को लागू करवाती है। ठीक है। और जब उस कानून को लागू करवाने में कोई दिक्कत समस्या आती है, तब उसमें इंटरफेयर होता है हमारी न्यायपालिका का। ये चीज थोड़ी समझ में आ रही होगी। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं भारतीय विधायिका को। विधायिका, तो जो भारतीय संविधान में जो विधायिका का रूप दिया है आपको, वो क्या है? वो डबल स्ट्रक्चर के रूप में है। ठीक है। कैसे? एक जो विधायिका का स्वरूप है वो है संघीय विधायिका, जो यूनियन लेवल पे हम देखते हैं, और एक है राज्य की विधायिका। ठीक है। तो जो संघीय विधायिका है हमारी, उसको हम लोग जान सकते हैं संसद, पार्लियामेंट। जो इसके तीन प्रमुख है अंग हैं, भाग हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। तो राष्ट्रपति को हम कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पूरा एक अपने आप में टॉपिक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है। अभी हम जो देख रहे हैं, जो विधायिका जो हमारे लिए कानून बनाती है, सिर्फ उसी रूप को देख रहे हैं। ठीक है। तो उसमें देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। अब पहले हम देख रहे हैं राज्यसभा को। जैसे ही पता है कि जो राज्यसभा है, इसी को अपर हाउस यानी कि उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है। और राज्यसभा को जब इस शुरुआत में जो स्टेबल हुई थी, तब इसका नाम क्या हुआ करता था? काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा को ही हम लोग क्या जानते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे या इससे जानते थे। जो प्रेजेंट टाइम में हमारी जो राज्यसभा है, इसमें जो टोटल सदस्य हो सकते हैं वो कितने हैं? 250। अधिकतम मैक्सिमम मेंबरों की संख्या कितनी हो सकती है? 250। ठीक है। जो 250 सदस्य आएंगे इस राज्यसभा के लिए, उसमें से 338 जो मेंबर होंगे वो इनडायरेक्ट इलेक्टेड होंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा उनका, जिसमें हम लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आम लोग डायरेक्ट उसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है। और जो 12 मेंबर होंगे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट होते हैं, मनोनीत होते हैं। जो आपको पता ही है, जो 4 मेन फील्ड से आते हैं: कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। ठीक है। 12 मेंबर जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं, और रिमेनिंग 338 जो मेंबर होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो हमारा राज्यसभा होता है, ये परमानेंट हाउस होता है, स्थायी सदन होता है। ये कभी भी डिसॉल्व ना होने वाला सदन होता है। जब से ये सदन राज्यसभा हमारा बना है, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट बना है, तब से आज तक ये रेगुलर बेस पर चल रहा है। ठीक है। कैसे? क्योंकि इसका सदन का अपना कार्यकाल ना होकर इसके मेंबरों का अपना इंडिविजुअल कार्यकाल होता है। और ये जो कार्यकाल होता है राज्यसभा के मेंबरों का, ये होता है 6 ईयर का। थोड़ा ध्यान रखना, जो राज्यसभा के मेंबर होंगे उनका जो पीरियड होता है, वो टर्म्स होता है, वो 6 ईयर का होता है। और उसमें भी क्या होता है कि सदन के 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं, और वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा, ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा वो यहां पर नए मेंबर आ जाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से ये हाउस लगातार रेगुलर बेस पर चलता रहता है। हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर रिटायर होंगे, वो हट जाएंगे, उनकी जगह मेंबर वो हट जाएंगे, उनकी जगह 1/3 नए मेंबर आ जाएंगे। उनका पीरियड 6 ईयर का स्टार्ट हो जाएगा। तब तक 2 साल बाद क्या होंगे, फिर 1/3 मेंबर
उनका 6 ईयर कंप्लीट हो रहा होगा, वो हट जाएंगे, उनकी जगह नए मेंबर आ जाएंगे। ऐसी प्रकार ये साइकिल चलती रहती है रेगुलर बेस पर। इसीलिए इसको परमानेंट हाउस बोला गया, स्थायी सदन बोला गया है, क्योंकि ये कभी भी सदन पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ना ही इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। एक चीज और है, 2/3। हाँ, जो राज्यसभा होता है, इसमें जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं इस हाउस को चलाने के लिए, वो कौन होते हैं? सभापति, जिनको हम लोग चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन यानी कि उपसभापति। और जैसे ही आप लोगों को मालूम है कि जो राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो कोई और नहीं होता है, भारत का वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिशियो ऑफ राज्यसभा होता है, यानी कि वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है या सभापति होता है। ठीक है, तो ये प्रमुख कुछ चीजें हुई हमारे राज्यसभा को जानने की। अब हम देखते हैं लोकसभा, क्योंकि जो सरकार होती है नॉर्मली यूनियन की, उसका हाउस यही लोकसभा ही होता है, क्योंकि जो लोकसभा जो सरकार होती है वो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। ठीक है, तो लोकसभा को देखते हैं। जो हमारी लोकसभा होती है, जहां पर गवर्नमेंट बैठती है या गवर्नमेंट अपने वर्क करती है, उसको बोला जाता है लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन। ठीक है, क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही सदन को, लोकसभा को ही क्या समझा जाता है या बोला जाता है, ये आम लोगों का सदन है। ठीक है, ये आम लोगों का सदन है, जिसमें जो लोकसभा का मेंबर होने की जो कंडीशन पूरा कर रहा है, वो भारत का कोई भी नागरिक इसमें चुनाव के थ्रू यहां पर पहुंच सकता है और अपनी बात को या अपने क्षेत्र की बात को रख सकता है। ठीक है, जो लोकसभा होता है, इसमें जो अधिकतम मेंबर होते हैं, टोटल जो मेंबर होते हैं, ठीक है, वो हो सकते हैं 550। ठीक है, जिसमें 530 जो सीट्स होंगी इसकी, वो स्टेट से आएंगी, भारत के जो 28 स्टेट्स हैं, और जो रिमेनिंग है 20 सीट्स होंगी वो यूटी से आएंगी, जो भारत में प्रेजेंट टाइम में जो 8 यूटी हैं वहां से ये आएंगे लोग। ठीक, आपको जैसे मालूम है कुछ टाइम पहले तक है लोकसभा में भी 2 सीटें होती थी जो एग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों के लिए छोड़ दी जाती थी। उन पर यदि इन मेंबरों में वो लोग नहीं आते थे तो प्रेसिडेंट उसमें नॉमिनेट कर सकता था, पर वो प्रावधान खत्म कर दिया गया है लोकसभा से भी और राज्यों की विधानसभा से, जहां पे एग्लो इंडियन के लिए 1 सीट होती थी। हमारे लोकसभा में 2 सीट हुआ करती थी, वो खत्म कर दी गई है। ठीक है, तो 530 सीट आती हैं स्टेट से और 20 सीट्स आती हैं आपकी केंद्र शासित प्रदेश से। पर ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं आपकी 543। ठीक है, पर उनमें से क्या होता है कि उनमें से जो स्टेट से जो सीटें आनी है 530, वो तो टोटल पूरी सीटें आ रही हैं, पर जो 20 सीटें यूटी से आनी चाहिए उनमें से 13 सीटें ही आती हैं। ठीक है, टोटल सीट हमारी हो सकती है लोकसभा में 550, पर प्रेजेंट टाइम में है कितनी? 543। वो राज्यों की तो पूरी सीटें हैं, पर जो यूटी है केंद्र शासित प्रदेश है वहां से 13 सीट ही आ रही है, 7 सीट रिमेनिंग है, जो यहां पर जो डिफरेंसेस आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी लोकसभा होती है, तो उस लोकसभा का जो अपना टर्म होता है, कार्यकाल होता है, वो 5 ईयर का होता है। ठीक है, तो 5 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं ये सदन डिसॉल्व हो जाता है, नए इलेक्शन होते हैं, नए इलेक्शन के बाद नया सदन निर्वाचित होकर आता है। ठीक है, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके जो पदाधिकारी होते हैं लोकसभा के, उसको बोला जाता है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। स्पीकर को ही अध्यक्ष भी बोल दिया जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष, जैसे प्रेजेंट टाइम में आपके ओम बिरला जी हैं। ठीक है, इसके जो मेंबर होंगे लोकसभा के, उनकी प्रमुख योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यताएं कुछ मेन है, जैसे वो भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, और इनकी जो एज होनी चाहिए वो 25 कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो 25 जो ईयर जो कंप्लीट हो चुका है, भारत का नागरिक हो, ठीक है, और वो दिवालिया और पागल ना हो, इस टाइप की कंडीशन ना हो, तो वो कोई भी व्यक्ति भारत का जो आम नागरिक है वो लोकसभा का मेंबर हो सकता है। तो ये हमारी संघीय विधायिका है। ठीक है, अब जो दूसरा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है कि यहाँ पर संघ और स्टेट को बराबर अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं राज्य की विधायिका। तो जो राज्य की विधायिका होती है, तो भारत में हम जो स्वरूप देख रहे हैं स्टेट की जो लेजिस्लेटिव है, उसमें हम क्या देख रहे हैं? ये सिंगल
एकल सदनी भी है और द्विसदनी भी है। ठीक है, कुछ राज्यों में ये द्विसदनी है और भारत के मैक्सिमम राज्यों में ये सिंगल हाउस है। ठीक, वहां पे सिर्फ गवर्नर और वहां की विधानसभा मिलकर ही वहां पर विधायिका का निर्माण करती है। जबकि भारत के कुछ राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 4 स्टेट ऐसे हैं भारत के जहां पर द्विसदनी है, यानी कि गवर्नर, विधान परिषद और विधानसभा मिलकर वहां की विधायिका का निर्माण करती है। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको देख रहे हैं द्विसदनी को। ठीक है, तो द्विसदन में कौन कौन से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में अभी बताया कि विधानसभा और विधान परिषद और विधानसभा, तो जो सेम स्ट्रक्चर आपने यहां देख रखा है वही से मिलता जुलता ही स्वरूप हम राज्यों में भी देखते हैं। जैसे पार्लियामेंट में हमने देखा, संघीय विधायिका में देखा कि जो राज्यसभा होती है वो अपने पार्लियामेंट का अपर हाउस कहलाती है। सेम यही चीज होती है जो द्विसदनी होती है, राज्य विधानमंडल होता है, वहां पर जो विधान परिषद होती है उसको भी अपर हाउस बोला जाता है। ठीक है, यदि आप इन कंडीशन को देखें और इन कंडीशन देखें तो काफी इसमें सिमिलरिटी आती है। ठीक है, पर वो होता है यूनियन लेवल पर स्वरूप है स्ट्रक्चर और ये होता है स्टेट लेवल पर स्ट्रक्चर। तो विधान परिषद को अपर हाउस बोला जाता है। ठीक है, और यहां पर जो मेंबर होंगे वो हम क्या देख रहे हैं कि विधान परिषद में जो मैक्सिमम मेंबर होंगे वो उस स्टेट की जो विधानसभा होगी उसके मेंबरों के 1/3 से कम होगी। इसी ध्यान रखना, थोड़ा समझना इस चीज को। जो विधान परिषद होती है वो उसके मैक्सिमम या मेंबर की जो संख्या होगी वो उस स्टेट की जो विधानसभा होगी उसके टोटल मेंबरों के 1/3 से कम होगी। ठीक है, और जो मैक्सिमम और जो न्यूनतम संख्या होगी वहां की वो कितनी होगी? 40। ठीक है, मैक्सिमम उस असेंबली की टोटल नंबर के 1/3 से कम होगी। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर, ठीक है, और मैक्सिमम और मिनिमम नंबर होगा वो 40 से कम होगा। जिस प्रकार ये राज्यसभा हमारा परमानेंट हाउस था उसी प्रकार जो विधान परिषद होती है वो भी क्या होता है? परमानेंट हाउस होता है। सेम चीज होती है कि यहां पर जो वहां का सदन स्थायी है तो उसके मेंबरों का जो पीरियड टर्म्स होता है वो 6 ईयर का होता है और 1/3 मेंबर वहां पर हर आफ्टर 2 ईयर रिटायर होते हैं और उनकी जगह इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नए मेंबर आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये हाउस भी रेगुलर चलता रहता है। पर ध्यान रखना, जो विधान परिषद है ये तो परमानेंट हाउस है ही, पर इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, पर जो विधान परिषद होती है ये होता है स्थायी सदन है, पर इसको डिसॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसका जो विधान परिषद में जो प्रावधान किया जाता है वो किया जाता है आर्टिकल 169 से। तो एक ही आर्टिकल से इसका निर्माण भी होगा और इसी सेम आर्टिकल से ही इसको समाप्त भी किया जा सकता है विधान परिषद को। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं, दूसरा सदन देख रहे हैं जिसको हम लोग जानते हैं विधानसभा के नाम से। तो ये विधानसभा वही चीज होती है जो हमने यूनियन लेवल पर लोकसभा को देखा था। जैसे यूनियन की जो गवर्नमेंट होती है वो लोकसभा में बैठती है, तो जो स्टेट की जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो विधानसभा में बैठती है। ठीक है, तो विधानसभा को भी लोअर हाउस कहा जाता है, राज्य का लोअर हाउस विधानसभा को कहा जाता है। और जो किसी भी स्टेट की जो असेंबली होगी, विधानसभा होगी, उसमें जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो 500 हो सकते हैं। कितने होंगे? 500। ठीक है, जैसे आपको मालूम होगा कि सबसे बड़ी जो विधानसभा है वो यूपी के है, वो है 402 मेंबरों की। ये भारत की सबसे बड़ी विधानसभा है। तो अधिकतम जो मेंबर हो सकते हैं किसी भी असेंबली में वो 500 हो सकते हैं, पर मैक्सिमम है कहां पर? यूपी में 402 मेंबर। ठीक है, इनका जो पीरियड होगा वही लोकसभा की तरह सेम होगा कि कितने टाइम का होगा? 5 ईयर का होगा, इसमें नहीं मेंशन किया है। ठीक है, इनका जो कार्यकाल होगा वो 5 साल का होगा विधानसभा का, और इनका इलेक्शन
कैसे होगा? डायरेक्ट होगा, जिसमें उस स्टेट के जो 18 प्लस 18 साल जो एज कंप्लीट कर चुके होंगे, वयस्क मताधिकार के द्वारा इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। विधानसभा का सदस्य होने के लिए मिनिमम एज 25 होती है। ठीक है, तो ये भारत की विधायिका हुई है, भारत की विधायिका है, जो हमने देखा कि ये दो रूप में पाई जा रही है, संघीय रूप में और राज्य के रूप में। ठीक है, तो कुछ चीजों पर हमारे केंद्र कानून बना रही हैं और कुछ चीजों पर हमारे राज्य कानून बना रही हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।